सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, नए साल का यह पहला क्लास है, तो आप लोग को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग अपने जीवन में इस साल बहुत सारी प्रगति करें, अपने एग्जाम्स बहुत अच्छे से दें, बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका परिवार सुखी रहे। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। देखिए, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित विषय को मैं पढ़ा रहा हूं और इसमें पूरा सिलेबस जो है आपका मैंने चैप्टर वाइज आपको पढ़ा दिया है। साथ ही साथ आपके राजन पवन सीरीज के बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को करा दिया है। अब यहाँ पे देखिए, आपके लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए लगातार आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो राजन सीरीज 2025 संस्करण जो नया संस्करण है आपका, इसके देखिए, इसके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको आज से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्दी इसी जनवरी में ही आपका जो है ये लगभग जो आपका राजन सीरीज है और पवन सीरीज है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आने वाले 15 दिनों में ही 15 जनवरी तक ही, लगभग आधे जनवरी तक ही हम कंप्लीट कर लेंगे और आपका पूरा सिलेबस जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बस अब आपके ऊपर रह जाएगा, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, कि आप कितने जल्दी अपनी तैयारी बना लेते हैं, ठीक है। तो जरूर आप लगे रहिए और देखिए, एक एक प्रश्न को मैं तो सॉल्व करूंगा ही, आपको साथ ही कॉपी पेन लेकर के बैठना है। पहले खुद से ही प्रश्न को आपको हल करना है और इसी तरीके से आपको सभी विषय कराए गए हैं। सभी विषयों का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इसी तरीके से आप देखिए सभी विषय पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, सभी ग्रुपों में क्लास को लाइक कर दीजिए ताकि आगे हम बढ़ें तो सभी के साथ बढ़ें, सभी के साथ जुड़ करके बढ़ें और सभी लोग जो है इस क्लास का लाभ उठा सकें। अब देखिए, हम स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है लघुत्तरी की पहली है, तो शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। और यहाँ सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो बहुत ही ध्यान से करिएगा। 2 नंबर के प्रश्न, ये आपके सभी 2 नंबर के प्रश्न हैं और ये आपकी परीक्षा में 25 में से 14 नंबर के पूछे जाते हैं। 7 प्रश्न लघुत्तरी के आते हैं, तो बहुत ध्यान से आप करिएगा। अब चलिए स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर के संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। अब देखिए, यहाँ पे कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं और आपको बोल रहा है कि सारणी बनानी है। यहाँ पे वर्ग अंतराल वाली जो सारणी होती है, तो यहाँ पे अब वर्ग अंतराल के साथ आपको क्या लिखना है, आपको संचयी बारंबारता भी लिखना है। देखिए, बारंबारता तो आप लिखोगे ही, ठीक है, तो वर्ग अंतराल आपको दिखाना है और बारंबारता आप दिखाओगे तब संचयी बारंबारता आप दिखा पाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखिए लिख लेते हैं वर्ग और बारंबारता। देखिए, वर्ग एक वर्ग अंतराल वाला कॉलम हो जाएगा, एक बारंबारता का हो जाएगा और एक संचयी बारंबारता का हो जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले आंकड़े कहां से कहां तक दिए गए हैं। देखिए, 4 से लेकर के 48 तक दिए गए हैं, यानी कि 4 से पहले हम अगर शुरू करना चाहें तो 0 से शुरू कर सकते हैं और 48 के बाद 50 पे खत्म कर सकते हैं। और हमें 5-5 के वर्ग बनाने हैं, तो यहाँ पे हम पहला वर्ग बनाएंगे 0 से लेकर के 5 तक, दूसरा फिर 5 से 10 तक, फिर 10 से 15 तक, फिर 15 से लेकर से 20 तक, 20 से 25 तक, 25 से 30 तक, 30 से 35 तक, 35 से 40 तक, 40 से 45 तक और 45 से 50 तक। देखिए, 0 से 5, 5 से 10, इस तरीके से ये हमने वर्ग लिख लिए। अब हमको देखना है 0 से 5 के बीच में क्या आ रहा है, तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पे बारंबारता क्या हो गई, 1 हो गई। इसके बाद देखिए, 5 आ नहीं रहा है, 6 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 8 आ रहा है और 9 10 में कोई नहीं आ रहा है, ठीक। तो 9 तक ही यहाँ देखेंगे, 10 फिर यहाँ से देखेंगे। तो ये देखिए 8, 1 आ रहा है एक संख्या, तो ये एक बारंबारता हो गई। इसके बाद देखिए 11 और 15, तो 10, 11, 12, 13, 14,
तक यहाँ में आएगा, 15 यहाँ आ जाएगा, तो ये 11 जो होगा हमारा इसमें काउंट होगा, 10 से 15 और 15 से 20 में देखिए 15 16 आ रहा है और 20 इसमें नहीं काउंट होगा, तो 15 और 16 दो संख्याएं 15 और 20 में आ रही हैं। ठीक है, ये मैं लाइनिंग कर दे रहा हूं ताकि आपको सामने सामने दिखे, बाकी आप एक लाइन में लिखिएगा। अब देखिए 20 जो है इसमें आएगा, 20 से 25 तक में और कोई संख्या जो है नहीं आ रही है। 25 से 30 के बीच में देखिए तो 25 26 27 28 29, 27 28 और 26, तो 26 27 28 ये तीन संख्याएं आपको 25 से 30 में मिल रही हैं। इसके बाद देखिए 30 से 35 में, 30 से 35 के बीच आपको 32 दिख रहा है, तो ये बारंबारता 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 35 से 40 तक, 35 से 40 तक कोई संख्या नहीं है, तो इसको इस तरीके से बारंबारता 0 हो जाएगा इसका। 40 से 45 तक का देखिए तो 40 आ रहा है, तो ये बारंबारता 1 हो जाएगा। और 45 से 50 देखेंगे तो 48 आ रहा है, तो ये भी बारंबारता 1 हो जाएगा। ठीक, ये तो हमने लिख दिया वर्ग और बारंबारता और संचयी बारंबारता। जब हम लिखेंगे तो 0 से 5 तक इससे पहले कोई संख्याएं आई हैं क्या? नहीं आई है, तो इसकी बारंबारता 1, तो संचयी बारंबारता भी क्या हो जाएगा? 0 धन 1 यानी कि 1, क्योंकि पहले कोई संख्या आई नहीं है। अब देखिए 5 से 10 के बीच में एक संख्या आ रही है और पहले एक संख्या आ चुकी, तो इस 1 को इस 1 में जोड़ दीजिए 2। इसी तरीके से दो संख्याएं पहले आ चुकी हैं, अब 10 से 15 के बीच एक संख्या और आ रही है, तो 2 धन 1 3 यहाँ पे लिखा जाएगा। इसी तरीके से 3 धन 2 5 संख्या यहाँ लिखा जाएगा, और ये देखिए 5 धन 1 6 यहाँ पे लिखा जाएगा, 6 धन 3 9 लिखा जाएगा, और 9 धन 1 10 लिखा जाएगा, और 10 धन डैश मतलब कुछ नहीं तो 10 लिखा जाएगा, और 10 धन 1 11 लिखा जाएगा, और 11 धन 1 12 लिखा जाएगा। तो इस तरीके से कुल 12 संख्याएं आपको यहाँ पे दी गई थी, तो संचयी बारंबारता का योग आपका कितना आ जाएगा? 12। तो इस तरीके से ये आपकी सारणी हो जाएगी। ठीक है, बस सीधे सीधे में लिखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपकी सारणी बन जाएगी। ठीक, ये आपकी सारणी बन जाएगी। ये रेखाएं आपको नहीं बनानी है, ये वाली, बाकी आप इस तरीके से ये आपकी सारणी बनके तैयार हो जाएगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक आयताकार मैदान की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आयत आपको पता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और जिसका जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए क्षेत्रफल आपको दिया गया है, क्षेत्रफल आपको दिया गया है 0.75 हेक्टेयर, क्षेत्रफल का मान दिया गया है 0.75 हेक्टेयर दिया गया है। तो अब देखिए एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, 100 मीटर गुणे 100 मीटर यही होता है 1 हेक्टेयर। ठीक, अब तो 0.5 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होगा? तो यहीं पे आप गुणा कर दीजिए 0.75 में 10,000 का, तो ये कितना आ जाएगा? 2 दशमलव हट जाएगा 2 स्थान और 2 शून्य लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 7500 वर्ग मीटर। तो अब हम यहाँ पे क्षेत्रफल के फॉर्मूले में चाहें, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे आयत में, तो 7500 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा, एक भुजा 250 है, दूसरी भुजा मान लेते हैं बी है, हमको निकालना है, तो बी बराबर हो जाएगा 7500 बटे 250। शून्य से शून्य कटेगा, 25 3 75, और ये कितना आ जाएगा? 30 और शून्य 30 मीटर, यानी कि दूसरी भुजा की जो माप हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से बस यहाँ पे आपको जो यूनिट है हेक्टेयर वाली वो पता होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होगा। और इसको याद रखने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया है कि 100 मीटर भुजा वाला वर्ग जो होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वह 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो 100 गुणे 100 यानी कि 10,000 वर्ग मीटर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, x इंटू ब्रैकेट में y माइनस जेड बराबर एक्स वाई माइनस एक्स जेड को सत्यापित कीजिए। देखिए x का गुणा y में होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, माइनस जेड में होगा तो माइनस एक्स जेड हो जाएगा। को सत्यापित कीजिए, तो जो हम गुणा करके लिखते हैं वही हमको सत्यापित करना है। तो हमको सत्यापित करना है और जहां x y और z का मान हमको दिया गया, तो सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे, हम पहली बार बाएं पक्ष का मान निकाल लेंगे, ये एक्स वाई जेड का मान रख करके, और एक बार दाएं पक्ष का मान निकाल लेंगे एक्स वाई और जेड का मान रख करके। दोनों मान अगर समान आता है तो यह सत्यापित हो जाएगा कि दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं लेकर के लेफ्ट हैंड साइड को, यानी कि बायां पक्ष आप लिख सकते हैं। तो बायां पक्ष क्या है, एक्स गुणे वाई माइनस जेड, यही दिया गया है। x का मान रखिए, x का मान है 2/3 गुणे y का मान है 5/2 माइनस z का मान है -3/2। तो -3/2, यहाँ z का मान रखेंगे तो गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +3/2। अब ये देखिए 2/3 और गुणे दोनों के बटे 2 है, तो पूरे के बटे 2 और 5 और 3 8, ये हो गया 2/3 और 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, गुणे 4, ये कितना आ जाएगा 8/3। इसका मान कितना आ गया 8/3। इसी तरीके से दाहिने पक्ष में जो आपको दिया है RHS में, यहाँ पे क्या दिया है एक्स वाई माइनस एक्स जेड, मान रखिए x का मान है 2/3, y का मान है 5/2 माइनस x का मान है 2/3 गुणे z का मान है -3/2। तो गुणा हो जाएगा 2 पच्चे 10 बटे 3 दूनी 6 -2 का गुणा हो जाएगा -3 में, तो ये +6 और बटे में भी 6, तो यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा 1, और ये हो जाएगा कितना 10/6 धन 1। हर समान करेंगे पूरे बटे 6, या यहीं पे आप इसको काटिए ही मत, यहाँ पे 6/6 था, इसको काटिए ही मत, 6/6 था, हर समान है 6, और 10 और 6 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, और 2 से ऊपर नीचे काट दीजिए 3 और 8, 8/3। यहाँ भी आपको उत्तर मिल रहा है 8/3, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हैं। यहां से हम लिख सकते हैं कि दोनों का पक्ष जो है वह, दोनों का जो मान है वह बराबर है, तो ये सत्यापित होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, एक फार्म हाउस में x+2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x+2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ लगे हैं। तो ये पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि एक फार्म हाउस में आपको बताया है कि एक पंक्ति में x+2y जो है पेड़ लगे हैं, और इतना ही x+2y पंक्तियां भी हैं, तो कुल पेड़ की संख्या कितनी हो जाएगी। कुल पेड़ की संख्या अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा एक पंक्ति में पेड़ गुणे पंक्तियां। अब देखिए एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, तो x+2y इतने पेड़ हैं और कितनी पंक्तियां हैं, x+2y इतनी ही पंक्तियां हैं। तो ये देखिए x+2y का गुणा x+2y में होगा, तो ये हो जाएगा x+2y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x² + 2 × a × b + b का स्क्वायर, यानी कि 2y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² + 2 × 2 4xy + 4y², ये हो जाएगा कुल पेड़ों की संख्या। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरा क्या कह रहा है, यदि x = 3 y = 2 तो कुल
तो फार्म हाउस में पेड़ों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे x और y का मान आपको दे दिया गया है। x का मान 3 है, y का मान 2 है। तो कुल पेड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो सीधे सीधे यहाँ पे मान रख दीजिए। x का मान 3 रखना है, 3 के घाते 2 9 हो जाएगा, और 4 गुणे 3 गुणे y का मान 2 है, धन 4 गुणे 2 का स्क्वायर, ये हो गया 9, धन 4 तिक 12, 12 दूनी 24, और ये धन 4 गुणे 2 का स्क्वायर, तो 4 गुणे 4 16 हो जाएगा, 16 और 24 40, और 9 49, यानी कि कुल कितने पेड़ लगे हैं बाग में, यहाँ पे फार्म हाउस पे, तो वे 49 पेड़ लगे हुए हैं। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से यहाँ पे ये भी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, बिंदुओं 0,4 0,4 और 6,0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए संख्या रेखा का ज्ञान होगा। इस तरीके से संख्या रेखा जैसी होती है वैसे ही हमारे कोऑर्डिनेट में x और y एक्सिस होता है। ठीक, अब x पे अगर हम चल रहे हैं तो y जो होता है वो 0 होता है। ठीक, अगर x एक्सिस पे चल रहे हैं तो y 0 होता है। जैसे ये जो होता है बिल्कुल बीच का, ये 0,0 होता है। इसके बाद क्या आता है, 1,0 आता है, फिर 2,0 आता है, 3,0 आता है, फिर 4,0 आता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको त्रिभुज को दिखा लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको त्रिभुज को दिखा लेते हैं। तो 6,0 कहाँ होगा, देखिए ये होता है x, y। x का मान 6 दे रहा है, तो x का मान 6 कहाँ पे मिलेगा, 0 के इधर बढ़ेंगे, ये हो जाएगा x का मान 6, और इसी एक्सिस पे अगर रहेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 6,0। ठीक, तो ये हो गया हमारा वैल्यू 6,0 यहीं पे होगा। ठीक है, 6,0। ठीक, ये जो चिन्ह मैंने यहाँ पे दिखा दिया। इसी तरीके से अब देखिए 0,4 कहाँ होगा, 0 जो होता है इस पे होता है। देखिए 0 x का मान कहाँ पे होता है, इस बिंदी पे होता है, और इस पूरे लाइन पे होता है। तो 0,4, अब हम 0 पे हैं, x का मान 0 है, मतलब इसी लाइन पे हैं, यहाँ पे हैं, और 4 जाना है तो 1 2 3 4 यहाँ पे लगभग ये आपको मिल जाएगा 0,4। ठीक, और इसी 0 से नीचे आएंगे आप तो आपको -1 -2 मिलेगा, और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, तो आपको कहा यहाँ पे मिल जाएगा 0,-4। ठीक, तो अब इन्हीं तीनों बिंदुओं से मिलकर के त्रिभुज आपका बना हुआ है। तो त्रिभुज बना लीजिए यहाँ पे, ये हो गया आपका त्रिभुज, देख पा रहे हैं आप 0,4 पे, और 0,-4 और 6,0। ठीक, ये बिल्कुल बीचों बीच जो होता है, जहां पे ये बिंदी दिख रही है, यहाँ पे x और y दोनों का मान क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक, अब यहाँ पे समझिए कि इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख रही हैं। जब इस तरीके से आप बना लोगे तो यहाँ पे आपको देखिए त्रिभुज का आधार दिख रहा है और लंब दिख रहा है। ठीक है, अगर इसको हम बोले A B C, ठीक इस तरीके से बोल दें, तो ये जो हो जाएगा हमारा, जो आधार हो जाएगा हमारा AC, आधार हो जाएगा AC, और जिसका मान कितना हो जाएगा, देखिए 4 इधर है 4 ऊपर है, तो इसका मान जो हो जाएगा 8 इकाई हो जाएगा। और लंब कितना है, 0 से लेकर के 6 तक है, तो लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा, इसको अगर O बिंदु बोल दें तो OB, तो ये हो जाएगा आपका 6 इकाई। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको पता होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जिसे लंब बोलते हैं, लंब बोल दीजिए या ऊंचाई बोल दीजिए। अब देखिए 1/2 आधार कितना है, यहाँ पे आधार है आपका 8,
और ऊंचाई जो है 6 है। 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 6 चौक 24 वर्ग इकाई। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर 3 बिंदु आपको दिए हैं, तीनों बिंदुओं से आपको अगर एक्स एक्सिस पे इस तरीके से दिखाने आ रहा है, ये एक्स और वाई का मान यहाँ पे बिल्कुल ओ पे 0 होता है और इधर वाला एक्स का मान होता है पहले, तो अगर इधर जा रहे हैं तो एक्स का मान नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है और वाई का मान इस लाइन पे 0 होता है। इसी तरीके से ऊपर नीचे वाई का मान चलता है और एक्स का मान 0 रहता है। ठीक, और y जो है उधर लिखा जाता है x कामा वाई, इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, निम्नांकित चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। यदि त्रिभुज ABC की भुजा AB 2 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और AC 2.8 सेंटीमीटर और त्रिभुज PQR की भुजा QR 1.5 सेंटीमीटर हो, त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज और त्रिभुज PQR ये छोटा वाला त्रिभुज। दो त्रिभुज दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब समरूप होने का मतलब क्या होता है? दो आकृतियां अगर समरूप होती हैं तो वो दिखने में बिल्कुल सेम होती हैं, और त्रिभुजों में अगर बात की जाए तो दो त्रिभुज अगर समरूप है तो दिखने में आपको बिल्कुल देखिए सेम दिख रहे हैं, बस छोटे बड़े होंगे। और छोटे बड़े होने से क्या होता है कि इनके जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात जो होता है वह बराबर होता है। वह कैसे लिखा जाता है वह मैं अभी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए ABC त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान जो है वह दिया हुआ है, और PQR त्रिभुज में QR एक भुजा का मान दिया गया है। ठीक, और इसी त्रिभुज में PQR में बाकी दो भुजाओं का मान आपसे पूछ रहा है, तो ये कैसे हम निकालेंगे ये आप देखिए। अब समझिए कि यहां पे अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो PQ का जो अनुपात होगा इसकी संगत भुजा AB से, यानी कि PQ का अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। तो PQ बटे AB का जो मान होगा वही मान होगा क्या? PR और AC के, PR और AC के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, और यही अनुपात जो होगा वह यहां पे होगा, ये तीसरी भुजा जो है इसका, यानी कि QR बाई BC, QR बाई BC। ठीक, तो अब देखिए यहां पे हमको वैल्यूज क्या पता है। अब इससे हम चाहें किसी दो को एक साथ लिख सकते हैं, जैसे PQ बराबर AB, PQ बराबर PQ बटे AB बराबर लिख सकते हैं QR बाई BC, क्योंकि QR बाई BC में QR और BC दोनों का मान हमको पता है। PQ का मान हमको निकालना है। अब देखिए PQ का मान निकालना है, AB का मान हमको पता है 2 सेंटीमीटर है और QR का मान है 1.5 सेंटीमीटर और BC का जो मान है वह 3 सेंटीमीटर। अब देखिए 1.5 से 3 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, यानी कि ये आ गया 1/2 और PQ बराबर हो जाएगा 1/2 और ये 2 उधर जाएगा, 2 गुणा होगा, 2 से 2 कटा, मान कितना आया? 1 सेंटीमीटर। यानी कि PQ का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से यहीं से PQ बाई AB तो हमने निकाल लिया, PR बाई AC बराबर लिख सकते हैं, PR बाई AC बराबर हो जाएगा QR बाई BC। QR बाई BC का मान हमने निकाला, कितना है? 1/2। तो PR बटे AC का मान कितना है? AC का मान है 2.8 बराबर 1/2। PR बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 2.8, 2 से काटिए 1.4 मान आ जाएगा। PR का मान कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। यही दोनों भुजाएं आपसे
पूछ रहा था। ठीक है, तो PQ का मान हो गया 1 सेंटीमीटर और इसका मान हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी भुजाओं का जो है अनुपात बराबर आ रहा है। इसका 1/2 मान आएगा, इसका भी 1/2 मान आएगा और इसका भी 1/2 मान आएगा। तो इसी को बोलते हैं समरूपता। समरूपता में क्या होता है, त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात जो होता है वह बराबर होता है। ठीक, तो इस तरीके से इसको आसानी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 है, एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर, उसका आयतन विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। उसका होगा, एक घन की कोर की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब देखिए घन की बात हो रही है, तो घन आपने सभी ने देख रखा है, जैसे आपकी लूडो की गिट्टिक होती है, आपके चौक का बॉक्स भी लगभग क्या होता है, घन के आकार का होता है। मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ही क्या होते हैं, ये तीनों ही बराबर होते हैं लगभग। ठीक है, तो अब अगर ये A है तो ये भी A होता है और ये भी A होता है। अब इसके बाद समझिए इसको कि यहाँ पे एक घन की कोर दी गई है। कोर का मतलब क्या होता है, भुजा। तो भुजा आपको दे दिया है 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब यानी A का क्यूब, तो 12 का क्यूब हो जाएगा। 12 का क्यूब कितना होता है, ऐसे निकाल लीजिए, 12 गुणे 12 गुणे 12, तो 12 का गुणा 12 में करेंगे 144, 144 गुणे 12 कर लेंगे, 12 चौक 48, हासिल लगा 4, 12 चौक 48 और 4 52, हासिल लगा 5 और 12 का नंबर 12 और 5 17, 1728 घन सेमी। ये आ जाएगा मान आयतन का। आयतन हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना क्या, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू A। √3 गुणे भुजा होता है, तो ये हो जाएगा 12√3, 12√3 सेंटीमीटर ये विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है इसमें देखिए, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है घन का, इसमें हर एक फलक जो होता है वर्गाकार होता है और 6 फलक होते हैं, सामने का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का और बाएं का, दाएं का, ये 6 फलक हो गए। तो 6 गुणे और एक फलक का जो एरिया होता है 6a², ये आ जाएगा A²। तो 6a² संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है, तो 6 गुणे 12 का स्क्वायर 144, तो गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24 के 4, हासिल लगा 2, 6 चौक 24 और 2 26, हासिल लगा 2, 6 का नम 6 और 2 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा उत्तर। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका आयतन आ गया, ये आपका विकर्ण की लंबाई, ये संपूर्ण पृष्ठ, यही इतना तीनों पूछ रहा है और यही तीनों लगभग पूछेगा ही को, इससे अलग कुछ पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप समझ गए घन वाला प्रश्न। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 8 है, 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेमी, 60 सेमी, 90 सेमी और 100 सेमी है। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। कम से कम कितनी दूरी चलने में जो चारों पहिए है वो साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे, कितनी दूरी चलने के बाद, ये पूछना चाह रहा है। तो अब देखिए, एक जो है 50 सेंटीमीटर चल रहा है एक चक्कर में, दूसरा 60 सेंटीमीटर चल रहा है, तीसरा जो है 90 सेंटीमीटर चल रहा है और चौथा 100 सेंटीमीटर चल रहा है। तो अब ये तब मिलेंगे जब इनके गुणज मिलेंगे। इनके गुणज मतलब कि मल्टीपल, और मल्टीपल में मतलब कॉमन मल्टीपल, और उसमें भी हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि कम से कम यानी कि लोवेस्ट, तो सबसे कम, लघुत्तम। तो लघुत्तम किसमें आता है, लघुत्तम समापवर्त, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लासा यहाँ पे अगर हम निकाल लें एलसीएम इन तीनों का,
तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको वह कम से कम दूरी मिल जाएगी जिसपे जो है, जिसके बाद ये तीनों फिर से साथ में चक्कर, चारों साथ में चक्कर लगाएंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए 50, 60, 90, 100, 2 से भाग जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 30, ये 45, ये 50। फिर 2 से भाग करिए, अभी जा रहा है तो ये 25, ये 15, ये 45, जिसमें नहीं जा रहा है छोड़ दीजिए। अब देखिए किसी में 2 से भाग नहीं जा रहा है, तो अब 3 से जाएगा, 25 में तो नहीं जाएगा, 15 में जाएगा 5, 45 में जाएगा 15, 25। फिर देखिए 3 से भाग जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25। फिर 5 से करिए तो ये 5, ये 1, ये 1 और ये 5। फिर 5 से भाग करेंगे तो सभी 1 हो जाएंगे। ठीक, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। अब इन्हीं का गुणा कर लीजिए, यही आपका लासा हो जाएगा। ठीक, तो लासा हमारा कितना हो गया, 2 गुणे 2, 2 बार 2 का गुणा, 2 बार 3 का गुणा और 2 बार 5 का गुणा। 2 बार 5 का गुणा कर लीजिए, 5 गुणे 5। ठीक, अब इसके बाद देखिए 2 दूनी 4 और ये 9 और ये 25, 25 चौक 100 गुणे 9, 900 हो जाएगा। यानी कि 900 सेंटीमीटर चलने के बाद ये जो है फिर से एक साथ चक्कर लगाएंगे। ठीक, तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपने बस लासा आपको निकालना था, बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, 72 भागा बड़ा ब्रैकेट है 38 माइनस, ये आपका मझला ब्रैकेट है यहाँ पे 30 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट 31 माइनस 60 भागा 4 गुणे 5, फिर छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए 72 भागा 38 माइनस मझला ब्रैकेट 30 माइनस छोटा ब्रैकेट 31 माइनस 60 भागा 4 गुणे 5, छोटा ब्रैकेट बंद, इतने में, फिर मझला ब्रैकेट यहां से यहां तक है और बड़ा ब्रैकेट आपका यहां से यहां तक है। अब यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे, वो आपको पता होना चाहिए किस क्रम में क्या चीजें हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बॉड मास का रूल आपको आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स को किन क्रम में सॉल्व करते हैं, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखिए ऑर्डर आपका आता है। इसमें क्या होता है, जैसे कहीं पे घात होती है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी संख्या के वर्ग होता है। इसके बाद देखिए डिवीजन को हम सॉल्व करते हैं और डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ सॉल्व हो जाते हैं और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आप चुन सकते हैं कि किसको पहले सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ब्रैकेट का क्रम। इसको देखिए, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट आप देखिए कहां से शुरू है कहां तक है और इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो छोटा ब्रैकेट आप देखिए यहां से यहां तक है और इसमें घटाना, भाग और गुणा हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे चाहे तो पहले भाग को सॉल्व कर सकते हैं या फिर गुणे को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले यहाँ हम भाग को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 72 भागा ब्रैकेट में 38 माइनस 30 माइनस छोटे ब्रैकेट में 31 माइनस 60 भागा 4 है। तो माइनस 60 में भाग करेंगे 4 का तो माइनस 15 हो जाएगा और गुणे 5 है। फिर छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट। यहीं पे अगर आप चाहें तो भाग ना दे करके पहले गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाग और गुणा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, चाहे आप डिवीजन पहले करिए चाहे मल्टीप्लिकेशन पहले करिए, ठीक है, नियम के अनुसार आपका दोनों ही सही माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब इसके बाद देखिए ये 72 है, 72 डिवाइड बाई
38 माइनस छोटे ब्रैकेट में 30 माइनस मझले ब्रैकेट में 30 माइनस छोटे ब्रैकेट में 31 माइनस 15 पच्चे 75, ये हो गया। और फिर गुणा देखिए हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए 72 भागा 38 माइनस ये आपका मझला ब्रैकेट 30 माइनस यहाँ देखिए 31 में से अब 75 जो है वह घट रहा है। 31 में से 75 घटेगा तो -44 आएगा। -44 ब्रैकेट में लिखा जाएगा और फिर ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का गुणा माइनस में प्लस और ये 44। ठीक, तो ये आ गया मझले ब्रैकेट में 30 धन 44 और बड़ा ब्रैकेट बंद। इसके बाद देखिए 72 भागा 38 माइनस यहाँ पर देखिए 30 और 44, ये हो जाएगा 74 और ब्रैकेट खुलेगा माइनस का गुणा होगा तो -74। अब देखिए 72 भागा 38 माइनस 74, ये कितना हो जाएगा आपका 40। अगर घटा देंगे तो ये 34 आता और 2 और जोड़ दीजिए -36, तो ये कितना आ गया -36। अब -36 का 72 में भाग हो रहा है तो 72 बटे -36 लिख दीजिए। अब देखिए 36 दूनी 72 और बट्टे में है -1, तो इसे -2 लिख सकते हैं। -2 बटे 1 या -2, तो वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मान जो आ जाएगा वह आ जाएगा -2। अब यहाँ पे देखिए आपका उत्तर आ रहा है -2 और अगर आप पहले गुणा कर देते हैं तो आपका उत्तर आएगा +2। आपके सीरीज में वही सॉल्व किया गया है, आप चाहे जैसे कर सकते हैं। यहीं पे मैंने आपको बताया चाहे भाग पहले कर लीजिए चाहे गुणा पहले कर लीजिए। ठीक है, तो अब आप निश्चिंत होकर सॉल्व करिएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो संख्या 10 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59, 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59, 109 में से नहीं में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। अब देखिए आपके सीरीज में क्या लिखा है। आपके सीरीज में जो लिखा है ये वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 से यहां भी लिख दिया है, लेकिन वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 69 और 109 में रहेगा। यहाँ पे में भाग देने पर क्रमशः शेष 1, 3 और 5 शेष रहे। ठीक है, तो अब भाषा यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है जिससे 49, 59 और 109 में अगर हम भाग देते हैं तो क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। देखिए 49 में जब भाग दे रहे हैं तो शेष क्या बच रहा है 1, यानी कि 49 में से 1 घटा देते हैं 48 आता है, यानी कि 48 जो है वह पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। इसी तरीके से 59 में शेष क्या बचता है 3, यानी कि 56 जो है वह पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा होगा। और इसी तरीके से 109 में 5 शेष बच रहा है, यानी कि 104 जो है वह पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा होगा। तो अब हमको क्या चाहिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो 48, 56 और 104 को पूरा पूरा डिवाइड कर सके और बड़ी से बड़ी संख्या हो। ठीक, तो ऐसी संख्या जो 48, 56 और 104 को इन तीनों को डिवाइड करती हो और बड़ी से बड़ी संख्या हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे। देखिए तीनों का फैक्टर होना चाहिए और कॉमन फैक्टर होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो इसका हम मासा हम निकाल लेते हैं सीधे सीधे। तो मासा निकालते समय हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, जैसे ऐसी ही संख्या से डिवाइड करेंगे जिससे जो है सभी में भाग जाता हो। तो देखिए 2 से सभी में भाग जा रहा है तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 2 और 8 28 और ये हो जाएगा 5 और 2 52। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, 14,
और 26, फिर 2 से भाग करेंगे तो 6, 7 और 13। अब देखिए 6 तो 2 से कटेगा, लेकिन 7 और 13 ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं तो नहीं कटेंगी। तो यही हमारा जो हो जाएगा, जो अभी तक आया है, यही हमारा HCF हो जाएगा, मासा हो जाएगा। मासा कितना आ जाएगा? 8, इन्हीं तीनों का गुणा हो जाएगा। यानी कि 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 48, 56 और 104 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी, और 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः शेष 1, 3 और 5 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्मार्टली हमने काम किया है और हमारा उत्तर आ गया है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल के आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो रमेश की आयु अपने पुत्र के आयु की 4 गुना है, और 5 वर्ष पहले की अगर बात की जाए तो रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल के आयु से 9 गुना थी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे राहुल की आयु जो है, राहुल की आयु x है, तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? रमेश की आयु, बोला है कि रमेश जो कि पिता है राहुल के आयु से इसकी आयु 4 गुना है, तो रमेश की आयु हो जाएगी 4x। अब 5 वर्ष पहले की अगर बात करें, 5 वर्ष पहले, तो राहुल की आयु कितनी रही होगी? राहुल की आयु रही होगी, आज x है तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 रही होगी, और रमेश की आयु 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? आज 4x है तो 5 वर्ष पहले x माइनस 4x माइनस 5 रही होगी। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुना थी, तो 5 वर्ष पहले जो रमेश की आयु थी 4x माइनस 5, वह 9 गुना थी किसके? राहुल के आयु की। ठीक, तो ये हो गया 4x माइनस 5, ये 9 गुना होगा किसका? x माइनस 5 का। तो 4x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 9 का गुणा करिए 9x माइनस 45। अब इसके बाद देखिए 4x को उधर ले जाइए, 45 को उधर ले आइए, 45 इधर आया, धन 45 और ये ऋण 5, और ये 9x इधर है और ऋण 4x आ जाएगा। अब देखिए इधर 9x में से 4x जाएगा 5x, और ये कितना हो जाएगा? 40, और x का मान कितना आ जाएगा? 40/5 यानी कि 8। x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से x की वैल्यू 8 आ गई, यानी कि राहुल की जो वर्तमान आयु है वह 8 वर्ष है, और पिता रमेश की जो वर्तमान आयु है वह है 32 वर्ष। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ से x का मान हमने आसानी से निकाल दिया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित संख्याओं की सारणी बनाइए। तो ये संख्याएं दी गई हैं, इसकी आपको सारणी बनानी है। और कैसी सारणी बनानी है? यहाँ पे संख्याओं की बारंबारता सारणी, निम्नलिखित संख्याओं की यहाँ पे बारंबारता छूट गया है। निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो बारंबारता सारणी जब आपको बनानी है तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? आप जो जो संख्याएं आई हैं उनको लिख लीजिए। तो उसको ऐसे लिख दीजिए, पद और बारंबारता, इस तरीके से। अब पद आपका सबसे पहले देखिए 12 आ रहा है। ठीक, तो 12 लिख दीजिए। और 12 कितनी बार आ रहा है? तो 12 जो है आपको 2 बार दिख रहा है। और कहीं 12 दिख रहा है? नहीं। और कहीं 12 नहीं है, तो 12 की बारंबारता कितनी हो गई? 2। इसके बाद देखिए 13 आ रहा है, और 13 कितनी बार आ रहा है? 13 जो है 2 बार आ रहा है, तो 13 लिख दिया। 13 की बारंबारता कितनी हो गई? 2 हो गई। इसके बाद देखिए 14 आ रहा है, और 14 जो है एक ही बार आ ही रहा है, तो 14 की बारंबारता कितनी हो गई? 1 हो गई। इसके बाद देखिए 15 आ रहा है, और 15 कहीं आ रहा है, हाँ एक जगह और आ रहा है, 2 जगह, और 3 और 4, 15 जो हो गया वो 4 जगह आ रहा है।
इसके बाद देखिए 16 आ रहा है। 16 कितनी जगह आ रहा है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। ये 3 बार 16 आ रहा है। और इसके अलावा देखिए कोई संख्या आ रही नहीं, कोई संख्या बची ही नहीं है। तो ये हो गया आपका संख्याओं का बारंबारता सारणी। 12 2 बार, 13 2 बार, 14 1 बार, 15 4 बार, 16 3 बार। इनको जोड़ेंगे तो 4 1 5, 4 9, 3 12 और कुल संख्याएं आप जोड़ेंगे 4 4 8 4 12 संख्याएं आपको दी भी गई थी। तो ये आपका बारंबारता सारणी हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है। एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 31 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक बगीचा है, इस तरीके से देखिए, ठीक, ये बगीचा है और ये वर्गाकार बगीचा है। ठीक है, तो इसको वर्गाकार बना दीजिए। ये हो गया आपका लगभग वर्गाकार बगीचा। अब इसमें बोल रहा है कि 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। तो 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग जब बना हुआ है तो 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है कितना? आधा मीटर। ठीक, मार्ग की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, या इसी को लिख सकते हैं आधा। 100 से भाग हो जाएगा हाफ मीटर। तो ये देखिए ये आधा मीटर है, ये आधा मीटर है और ये भी आधा मीटर है। ठीक, और ये पूरा 31 मीटर है, पूरा 31 मीटर है। तो ये कितना होगा? ये होगा 31 माइनस आधा और माइनस आधा एक हो जाएगा, तो 30 मीटर। यानी कि इस वर्ग की जो भुजा बचेगी, बगीचे की जो भुजा बचेगी, बगीचे की जो लंबाई बचेगी, बगीचे की लंबाई हो जाएगी 31 पहले थी, ये दिखा दीजिए। 31 माइनस 1/2 माइनस 1/2, यानी कि ये 30 मीटर बचेगी। अब इसका क्षेत्रफल, आपका बगीचे का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह हो जाएगा भुजा का वर्ग, यानी कि 30 गुणे 30, यानी कि हो जाएगा ये 900 वर्ग मीटर। ये हो जाएगा इस वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक प्रश्न संख्या 13 तक आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और कहीं किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके प्रश्न संख्या लिखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा, ताकि सभी को पता चल जाए कि जो है सेकंड सेमेस्टर के राजन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों को बहुत ही यहाँ पे बेहतर ढंग से कराया जा रहा है, जिससे कम समय में सभी लोग जो है सॉल्व कर लें। अब उम्मीद है कि सभी चीजें आप समझ गए होंगे। यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी विषयों का लिंक दिया गया है, जहां से आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में बेल आइकन दिया है, उस पर क्लिक करिएगा। और नीचे आपको अस्तित्व अकेडमी ऐप का लिंक दिया गया है, जहां पे आप कम समय में बेहतर ढंग से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। जो पूरा सिलेबस मैंने पढ़ाया है सेकंड सेमेस्टर का, उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। हर एक चैप्टर के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खुद से आप टेस्ट सीरीज दे पाओगे, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। और इसी तरीके से सभी विषयों के नोट्स, सभी विषयों के टेस्ट सीरीज, सभी विषयों का राजन सीरीज का पीडीएफ, पवन सीरीज का पीडीएफ और आपके डाउट्स का सोल्यूशन। और आपको कहीं भी डाउट कभी भी लगे तो यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।